30 देशों के सेना प्रमुख भारत में जुटे, पर दुनिया के दो सबसे बड़े खलनायकों को दरवाजे से ही लौटाया। गाजा यूक्रेन पर भारत ने खेला ऐसा दांव, अमेरिका और रूस भी देखते रह गए। दुनिया में मचा हड़कंप। शांति का सफेद झंडा थामकर भारत ने छेड़ी ऐसी जंग जिसमें दुश्मन बिना गोली चले ही हो गया चित। जब दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन के घमासान और मिडिल ईस्ट की आग पर टिकी थीं, तब भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी खुफिया बिसात बिछाई जा रही थी जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। भारत ने दुनिया के 30 देशों के सबसे बड़े सैन्य कमांडरों को दिल्ली की सरजमीं पर बुलाया, लेकिन इस महासम्मेलन का निमंत्रण जब बीजिंग और इस्लामाबाद नहीं पहुंचा तो दोनों मुल्कों में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि ये महज एक बैठक है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि ये बैठक नहीं बल्कि उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव का पहला पत्थर था जिसे अब भारत अपने दम पर रखने जा रहा है। ये उस महाशक्ति के उदय का ऐलान था जो अब शांति की स्थापना भी अपनी शर्तों पर करेगा। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब शांति के मंच पर आतंक के संरक्षकों और विस्तारवादी सोच रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक सम्मेलन की नहीं बल्कि उस बड़े खेल की है जिसमें भारत ने शांति दूत बनकर अपने सबसे बड़े दुश्मनों को पूरी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी और अमेरिका से लेकर यूरोप तक को सोचने पर मजबूर कर दिया? समझिए, 14 से 16 अक्टूबर 2025 का वक्त, जगह नई दिल्ली। यहाँ दुनिया के उन 30 देशों के सेना प्रमुखों का जमावड़ा लगा जिनके सैनिक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के शांति मिशनों में अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इस सम्मेलन का नाम था यूनाइटेड नेशंस ट्रॉप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, UNTCC आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस। सुनने में ये एक सामान्य सा आयोजन लगता है, लेकिन इसके पीछे भारत का जो मास्टर प्लान छिपा था वो किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। जरा सोचिए, भारत पिछले 75 सालों से दुनिया के कोने कोने में शांति स्थापित करने के लिए अपने बेटों को भेज रहा है। ये कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। आज तक भारत ने 50 से ज्यादा शांति मिशनों में 2,90,000 से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ों में से एक है। इन मिशनों में हमारे 182 वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है ताकि दुनिया में अमन कायम रह सके। जब दुनिया के किसी कोने में गृह युद्ध छिड़ता है, जब कहीं पर निर्दोषों का खून बहता है, तो वहां सबसे पहले जो नीली हेलमेट पहने देवदूत पहुंचते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या अक्सर भारत के वीर जवानों की होती है। 2007 में जब लाइबेरिया में महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी, तो भारत ने ही दुनिया की पहली ऑल वुमन पुलिस कंटिंजेंट यानी पूरी तरह से महिला पुलिस कर्मियों की टुकड़ी भेजकर इतिहास रच दिया था। ये है भारत का असली चरित्र। हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं जानते, बल्कि पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हमारे खून में है। और इसी विशाल योगदान, इसी निस्वार्थ सेवा की नींव पर भारत ने इस बार एक ऐसा किला बनाया जिसकी दीवारों से टकराकर चीन और पाकिस्तान का सारा घमंड चूर चूर हो गया। भारत ने इस सम्मेलन के जरिए दुनिया को ये नहीं बताया कि हम कितने महान हैं, बल्कि ये दिखाया कि शांति की असली परिभाषा क्या होती है और शांति के दुश्मनों की जगह कहां है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। आखिर भारत ने चीन और पाकिस्तान को इस महासम्मेलन में क्यों नहीं बुलाया, जबकि ये दोनों देश भी यूएन के शांति मिशनों में सैनिक भेजते हैं? यहीं पर छिपा है प्रधानमंत्री मोदी का वो 5S विजन, जो अब भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। भारत का संदेश शीशे की तरह साफ था। जो देश इन सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता, वो शांति की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चलिए पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। वो देश जो अपनी जमीन पर आतंकी फैक्ट्रियां चलाता है, जो दुनिया भर में नफरत का जहर घोलता है, वो किस मुंह से शांति की बात करेगा? भारत ने उसे न बुलाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि एक तरफ आप आतंकवादियों को पनाह देंगे और दूसरी तरफ शांति दूत होने का ढोंग रचेंगे। ये अब नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य स्तर की सारी बातचीत पहले से ही बंद है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ आतंक से सने हुए हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली बुलाना हमारे उन 182 शहीदों का अपमान होता जिन्होंने दुनिया में शांति के लिए अपनी जान दे दी।
भारत ने ये कदम उठाकर यूएन के मंच पर एक नई लकीर खींच दी है। शांति की बात वही करेगा जिसका दामन साफ हो। अब बात करते हैं चीन की। वो देश जो अपने पड़ोसियों की जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है, जो विस्तारवाद की नीति पर चलकर पूरे एशिया में तनाव पैदा करता है, वो शांति का दूत कैसे हो सकता है? लद्दाख में जो कुछ हुआ उसे भारत भूला नहीं है। चीन एक तरफ यूएन में शांति और सहयोग की बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरी तरफ हमारी सीमाओं पर अशांति फैलाता है। भारत ने चीन को बाहर रखकर यह साबित कर दिया कि उसका दोहरा चरित्र अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ये फैसला भारत चीन सीमा विवाद या भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों का नतीजा भर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। भारत ने इन दोनों को बाहर रखकर दुनिया के बाकी 30 देशों को ये दिखाया है कि अब एक नया ग्लोबल पीस ब्लॉक बन रहा है जिसका नेतृत्व भारत करेगा, और इस ब्लॉक में धोखेबाजों और आक्रामक देशों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये एक तरह से इन दोनों देशों का वैश्विक मंच पर किया गया बहिष्कार है, और वो भी शांति के नाम पर। इससे जो मनोवैज्ञानिक चोट बीजिंग और इस्लामाबाद को लगी है, उसकी भरपाई वो सालों तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सम्मेलन में एक और ऐसा मुद्दा उठा जिसने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो के कान खड़े कर दिए। पत्रकारों ने जब भारतीय अधिकारियों से पूछा कि क्या भारत गाजा या यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त इलाकों में अपने सैनिक भेजेगा, इस पर भारत का जवाब किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने 2 टूक शब्दों में कहा, भारतीय सेना केवल और केवल यूएन के झंडे के नीचे ही किसी विदेशी धरती पर कदम रखेगी। इस एक लाइन में भारत ने अपनी पूरी विदेश नीति का निचोड़ दुनिया के सामने रख दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि भारत किसी भी वेस्टर्न लेड वॉर यानी पश्चिमी देशों के नेतृत्व में लड़े जाने वाले युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका या नाटो के कहने पर भारत अपनी सेना कहीं नहीं भेजेगा। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी आदेश देती है, अगर यूएन का नीला झंडा आगे होता है, तभी भारत अपनी भूमिका निभाएगा। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। आज का भारत न तो अमेरिका के दबाव में आता है, न ही रूस के। वो अपने फैसले खुद लेता है, अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर लेता है। गाजा और यूक्रेन में सेना भेजने का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि दुनिया बंटी हुई है। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि हम किसी गुट का हिस्सा बनकर किसी और की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम शांति स्थापित करने जाएंगे, किसी पर कब्जा करने या किसी देश के एजेंडे को आगे बढ़ाने नहीं। ये भारत के उस नए दृष्टिकोण को भी दिखाता है जिसे NORMS न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम कहा जाता है। यानी भारत अब चाहता है कि यूएन जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार हो, पुराने नियम बदलें और भारत जैसे देशों को उनकी सही जगह मिले जो दुनिया की भलाई के लिए सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। इस सम्मेलन के जरिए भारत सिर्फ शांति दूतों को इकट्ठा नहीं कर रहा था, बल्कि वो ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का एक ऐसा मजबूत गठबंधन बना रहा था जो भविष्य में यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को और भी ज्यादा चट्टानी बना देगा। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, एक ऐसा छिपा हुआ फायदा जिसे भारत ने बड़ी खामोशी से अपने नाम कर लिया। जब 30 देशों के सेना प्रमुख भारत आएंगे तो उन्हें सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस और बैठकों तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। उन्हें भारत की आत्मनिर्भर रक्षा पहलों और तकनीकी समाधानों को भी दिखाया जाएगा। उन्हें यह दिखाया जाएगा कि आज का भारत सिर्फ दुनिया से हथियार खरीदता नहीं, बल्कि खुद एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी बना रहा है। यह भारत की सॉफ्ट पावर के जरिए हार्ड पावर को साधने की एक शानदार मिसाल है। सोचिए, जब अल्जीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और घाना जैसे देशों के सैन्य प्रमुख भारत में बनी मिसाइलें, ड्रोन और तोपें देखेंगे तो क्या होगा? यूएन शांति मिशनों में अक्सर तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता की जरूरत पड़ती है। भारत ने इस मंच का इस्तेमाल अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के लिए एक नया बाजार बनाने के लिए किया है। ये एक ऐसी बैकडोर कूटनीति थी जिसे चीन और अमेरिका जैसा कोई भी देश भांप नहीं पाया। वो समझते रहे कि भारत शांति पर भाषण दे रहा है और यहाँ भारत अपने रक्षा निर्यात का नया रास्ता खोल रहा था। भविष्य में जब इन देशों को अपने शांति सैनिकों के लिए बख्तरबंद गाड़ियों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स या निगरानी ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम भारत का आएगा। ये सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं होगा, ये भविष्य के भारत की नींव रखने वाला एक ऐतिहासिक पल होगा। एक ऐसा भारत जो शांति का सबसे बड़ा दूत भी है
और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए सबसे बड़ा योद्धा भी। दिल्ली में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इन सभी सेना प्रमुखों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ले जाया जाएगा। ये एक प्रतीक होगा, ये दुनिया को याद दिलाने के लिए था कि भारत शांति की कीमत जानता है, क्योंकि उसने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। इस एक कदम ने दुनिया की सोच बदल दी है। अब यूएन शांति अभियानों का नैरेटिव, उसकी दिशा और उसके नियम भारत के नेतृत्व में लिखे जाएंगे।